नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएस क्लासेस के यूट्यूब पेज फिजिकल एजुकेशन शुभम सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो जर्नल साइंस के एमसीक्यू से संबंधित है। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी आपके लिए इससे भी महत्वपूर्ण जो है वो एमसीक्यू लाने का प्रयास करें। और हमारा प्रयास यही है कि हम जो आपको एमसीक्यू उपलब्ध करवाते हैं वो आपको एग्ज़ाम में मिले। इसके अलावा जो अपने 29 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है उसमें जनरल साइंस का एक टॉपिक जोड़ा गया है जो अपने शरीर के तंत्रों से संबंधित है। और जो अपने 12 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर रोग का जो टॉपिक था वो किसी कारणवश अपने टेस्ट के अंदर नहीं डाला था, तो आज वो टॉपिक आपको करवा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रश्न आपको 29 तारीख वाले टेस्ट के अंदर मिलेंगे, तो अपने साथियों को भी टेस्ट से जोड़ें जिसका अपने कोई चार्ज नहीं है। और आज 20 जुलाई हो चुकी है, तो अपने 20 जुलाई को इसकी टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन होने थे उसकी लास्ट डेट थी। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वे रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने लेके आए हैं कि वैसे तो आप सभी भाखड़ सर को जानते हो जो जनरल साइंस करवाते हैं, मगर किसी कारणवश वो रिकॉर्ड मैटर अपने को उपलब्ध नहीं करवा सकते, इसलिए उन्होंने मैटर अपने को दे दिया है। अपने ऑफलाइन क्लास जो है वो भाखड़ सर देंगे। इसके अलावा जो अपने एमसीक्यू का जो पार्ट है उसका रिकॉर्डेड पार्ट मैं आपका एसडी चौधरी आपके साथ साझा करूँगा। तो चलिए आज के जो अपने जनरल साइंस है उसका जो पहला प्रश्न है उस पर अपने चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो है जीवाणु जनित रोग आपसे पूछे गए हैं, बैक्टीरियल रोग पूछे गए हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग। इसके अलावा जो वो जीवाणु के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनमें टाइफाइड है, टाइफाइड, टिब्बी, कुकर खांसी, और इसके अलावा जो है वो हैजा, हैजे के अलावा लेप्रोसी, नेफ्रिटस रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए उपयुक्त अम्ल है। पूछा गया है कि अमाशय का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है। इसमें अमाशय की अम्लता के अंदर जो है वो HCl की अधिकता हो जाती है, जिसे जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
किसी व्यक्ति में दृष्टि वश में किसके कारण होता है, मतलब जो दृष्टि का रोग है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न, रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 90 से 160 mg/ml जो है वो ग्लूकोज की मात्रा होती है किसमें, अपने खून के अंदर। और इसीलिए इसे जो है वो किस नाम से जानते हैं, रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है इसको रुधिर शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है और आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। ग्रंथि का पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा जो है उसको नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगेली नामक रोग होता है। इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीएच हार्मोन जो है उसकी अधिकता के कारण एक्रोमिगेली नामक रोग होता है। और जीएच कारक का जो है फुल नेम जो है वो है ग्रोथ हार्मोन। अगला प्रश्न है, ग्रोथ हार्मोन जिसको अपने शॉर्ट के अंदर जीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पेशियों की कार्यात्मक इकाई है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई का पूछा गया है कि क्या होती है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सार्कोमियर जो है वो पेशियों की कार्यात्मक इकाई है। और इसमें भी आपको बता देते हैं कि ये किन पेशियों की है, तो ये जो रेखित पेशियां होती है, रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई है। एग्जाम के अंदर रेखित है रेखित कुछ नहीं देता, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो रेखित पेशियां हैं वो क्या करती है, जो शरीर के अंदर अपने कंकालीय पेशियां होती हैं, कंकालीय पेशियों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है, वो रेखित पेशियों के द्वारा होता है। ये प्री बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है। सी ऑप्शन इसका सही है, डाउन सिंड्रोम जो है वो एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है। इसके अंदर जो है वो डाउन सिंड्रोम से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके अंदर टोटल जो है वो 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 21वां जोड़ा होता है उसमें 21वें जोड़े के अंदर एक गुणसूत्र है जो अधिक पाया जाता है। और ये प्रश्न जो है वो
इम्पोर्टेंट है सीईटी की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है, कौन सा सत्य है? तो इसका जो है वो सी ऑप्शन सही है। RDX एक विस्फोटक है। RDX एक विस्फोटक है, ये जो है इसका सही उत्तर है। और इसका अगर अपने RDX का पूरा नाम देखें तो पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताते हैं। RDX का पूरा नाम होता है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव अगर आपसे परीक्षा के अंदर RDX का पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि RDX का पूरा नाम क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका पूरा नाम है। क्यों कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपको ये बता दिया कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाओगे कि RDX एक विस्फोटक है। और अगर वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि RDX का पूरा नाम बताओ तो बच्चा आकर यही कहता है कि सर ये तो आपने करवाया नहीं। तो ये इसका जो पूरा नेम है ये इंपॉर्टेंट कर लेना अभी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मतलब है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपवर्तन के कारण जो अपवर्तित किरण होती है वो अविलंब से दूर हटती जाती है। और इसका मतलब इससे संबंधित आपको बताया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बताया है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये घटना होती है। और एंडोस्कोपी आपको पता है कि पेट व शरीर के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उनके लिए एंडोस्कोपी अपने को जो है वो करवानी चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जठर रस में होते हैं, जठर रस में जो एंजाइम होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए सही है, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन जो एंजाइम है वो अपने जठर रस के अंदर शामिल होते हैं। जिसमें पेप्सिन है, ये क्या काम करता है, ये है जो अपने शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। इसके अलावा रेनिन एंजाइम जो है वो रेनिन जो एंजाइम है वो छोटे बच्चों के अंदर जो अमाशय के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है कैसिन। कैसिन नामक प्रोटीन का जो है वो पाचन कौन करता है, तो ये रेनिन करता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पेराइटल कोशिकाओं का स्त्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाते? जो पेराइटल कोशिकाएं होती है उनका स्त्रावण एक किसी भी बंद के द्वारा
बंद हो जाता है तो क्या होगा? इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। HCl स्त्रावण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदलता है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य होता है। WBC का पूछा गया है। श्वेत रक्त कार्य मतलब जो WBC होती है उनका काम पूछा गया है। तो आपको पता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। तो इसमें कहीं भी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये ऑक्सीजन का वहन करता है, थक्का बनाने में सहायक करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। तो ये तो कहीं अपने है ही नहीं। तो ये देखो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रोगों के विरुद्ध का रक्षण करना, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसको बढ़ाना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RBC और WBC के कार्य लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण पूछे गए हैं। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही है। निकट व दूर दोनों वस्तुएं नहीं देख सकता है, उसको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों रोग हो जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, क्लोरोफॉर्म। तो एक रोगी का जो है वो रक्त परीक्षण क्या बताता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। तो इसका जो है आपका क्लोरोफॉर्म सही हो सकता है। तो इन प्रश्नों में से अपने जो अभी 29 तारीख को जो अपने टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में आपके प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी को ये PDF चाहिए वो दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकता है। इसके अलावा टेस्ट के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। तथा इसके साथ ही आज की क्लास को मैं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जिसमें अपने चर्चा करेंगे शरीर के महत्वपूर्ण अंग तंत्रों पर। और उसके अलावा जो अपने GK का जो पार्ट है 29 तारीख के टेस्ट के लिए, उसकी भी अपने एक MCQ तैयार कर रखी है जो बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।